व्हाट इज़ द फर्मी पैराडॉक्स एंड वेयर आर द एलियंस। यानी फर्मी विरोधाभास क्या है और एलियंस कहाँ है। क्या आप अलौकिक प्राणियों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? यदि आप करते हैं तो आप उनके ठिकाने के बारे में चिंतित होंगे, और हमने उनके बारे में अभी तक क्यों नहीं सुना। यह सिर्फ आप ही नहीं है, इस सवाल ने दशकों से वैज्ञानिकों को और खगोल भौतिकविदों को परेशान किया है। वर्ष 1950 में लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में दोपहर के भोजन पर कुछ सहयोगियों के बीच बातचीत छिड़ गई। उनमें से भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी थे, जो पहली बार आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने के लिए विख्यात थे। बातचीत बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। जहाँ तक वे याद कर सकते हैं, समूह ने यूएफओ देखे जाने की हालिया रिपोर्ट और जल्द ही प्रकाश यात्रा की गति के प्रमाण खोजने की संभावना पर चर्चा की। बातचीत के बीच में फर्मी एक अप्रत्याशित नीले प्रश्न के साथ आया। वे कहाँ हैं? वे कहाँ हैं मतलब एलियन। भले ही फर्मी ने अलौकिक जीवन का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, लेकिन यह उनके साथियों के बीच स्वयं स्पष्ट था। प्रश्न के बाद तो बातचीत हुई। वह उस आधार का आधार बन गई जिसे अब हम फर्मी विरोधाभास यानी फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जानते हैं। सरल शब्दों में फर्मी पैराडॉक्स अलौकिक सभ्यताओं के अस्तित्व के लिए उच्च संभावना अनुमानों और इसके लिए सबूत की कमी के बीच विरोधाभास है। पृथ्वी जैसे ग्रह मिलने की संभावना। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारी आकाशगंगा में 100 अरब सितारों के लिए देखने योग्य ब्रह्मांड में लगभग इतनी ही आकाशगंगाएं हैं। तो तकनीकी रूप से आकाशगंगा में हर तारे के लिए कहीं न कहीं एक पूरी आकाशगंगा है। वैज्ञानिक समुदाय में परस्पर विरोधी विचार हैं कि उनमें से कितने तारे वास्तव में सूर्य के समान हैं। यह लगभग 5% से 20% माना जाता है। आइए सबसे कम संभव संख्या के साथ चलते हैं, जो कि 5% है, जो हमें लगभग 500 अरब सूर्य जैसे तारे देता है। अगला प्रश्न यह है कि उन सूर्य जैसे तारों का कितना प्रतिशत पृथ्वी जैसे ग्रह, समान स्थलीय परिस्थितियों, रहने योग्य तापमान और प्रचुर मात्रा में तरल पानी वाला ग्रह, जो जीवन को आश्रय दे। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर भिन्न होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह लगभग 50% है, लेकिन PNAS में प्रकाशित शोध के अनुसार यह 22% है। यदि हम अनुमानित 100 अरब सितारों न्यूनतम संभावित अनुमान के साथ हमारी आकाशगंगा पर एक ही गणित लागू करते हैं, तो यह हमें अकेले हमारी आकाशगंगा में अनुमानित 1 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह और 10 लाख बुद्धिमान सभ्यताएं देगा। यह मानते हुए कि हमारी गणना सही है, भले ही इन ग्रहों के एक छोटे से अंश ने संकेत भेजे हों। हमें उन्हें पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? प्रश्न तो उठता है, एलियंस कहाँ हैं? अ पॉपुलर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग गैलेक्टिक कोलोनाइजेशन। गंगे उपनिवेशीकरण के बारे में एक लोकप्रिय परिकल्पना यह है कि यह एक अंतरिक्ष यान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो आसपास के ग्रहों की यात्रा कर सकता है, वहाँ कुछ शताब्दियाँ बिता सकता है, जबकि आत्म प्रतिकृति और फिर उन प्रतिकृतियों को दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। इसके साथ प्रकाश की गति के निकट यात्रा किए बिना भी एक सभ्यता ब्रह्मांडीय पैमाने पर अपेक्षाकृत कम समय में 4 मिलियन से कम वर्षों में पूरी आकाशगंगा का उपनिवेश करने में सक्षम होगी। यदि हम मान लें कि केवल 1% बुद्धिमान जीवन आकाशगंगा उपनिवेशीकरण सभ्यता बनने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहता है, तो उनकी उपस्थिति अभी भी काफ़ी ध्यान देने योग्य होगी। और फिर भी हम कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं और हम पर कोई नहीं आता। यह फर्मी पैराडॉक्स है। संक्षेप में, कम से कम यदि अन्य ग्रहों पर जीवन मौजूद है, तो हमने कभी किसी से क्यों नहीं सुना। इस विरोधाभास को समझने के लिए
हमें सबसे पहले द कादरसेव स्केल नाम की किसी चीज़ के बारे में सीखना होगा। यह बुद्धिमान सभ्यताओं को 3 अलग अलग श्रेणियों में समूहित करता है। टाइप फर्स्ट सभ्यता। एक प्रकार की सभ्यता में अपने ग्रह पर उपलब्ध संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता होती है। 0 से 1 के पैमाने पर एक प्रकार की सभ्यता होने के नाते अर्थ वर्तमान में 0.7 है। हमें अगली शताब्दी में इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। टाइप सेकंड सभ्यता। टाइप सेकंड सभ्यता को अपने घरेलू तारे से सारी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। टाइप थर्ड सभ्यता। कादरसेव स्केल में तीसरी और आखिरी प्रकार की सभ्यता अपनी आकाशगंगा में सब कुछ नियंत्रित करती है। यह दौड़ हमारे लिए भगवान के समान होगी। अगर हमारे से भी पुरानी कोई सभ्यता है जो टाइप थर्ड तक जीवित रहने में सक्षम है, तो कमोवेश यह संभावना है कि उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा में महारत हासिल की हो और संभवतः अन्य ग्रहों का उपनिवेश बना लिया हो। महान फिल्टर। महान फिल्टर की अवधारणा पहली बार 1998 में अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबिन हैंसन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि अब तक किसी भी अलौकिक सभ्यता को खोजने में विफलता से पता चलता है कि वैज्ञानिक धारणा के साथ कुछ मौलिक रूप से गलत है कि उन्नत बुद्धिमान जीवन उत्पन्न हो सकता है। महान फिल्टर का तात्पर्य किसी प्रकार के हास्यास्पद रूप से कठिन से बाधा के अस्तित्व से है जो सभ्यता को वास्तव में श्रेष्ठ बनने से रोकता है। यह एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है जो एक बुद्धिमान सभ्यता को अत्यधिक उन्नत बनने से रोकता है। यह आगे बताता है कि लगभग सभी सभ्यताएं उन्नत अंतरिक्ष यात्रा, प्रौद्योगिकी विकसित करने या अन्य ग्रहों का उपनिवेश करने से पहले खुद को नष्ट कर लेती हैं। हमारे दृष्टिकोण से महान फिल्टर या तो हमारे अतीत में या हमारे भविष्य में हो सकता है। दूसरे शब्दों में, हम पहले से ही बाधा को पार कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो हम वास्तव में आकाशगंगा में एकमात्र जानकार प्रजाति हो सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि हमारी सभ्यता पर्याप्त उन्नत नहीं है और ग्रेट फिल्टर के पीछे है। इस परिकल्पना के आधार पर कई लोग मानते हैं कि हमारी सभ्यता भविष्य में आत्मविनाश कर देगी। यह संभव है कि हम अलौकिक प्राणियों और विदेशी सभ्यताओं के साथ संवाद करने के लिए पर्याप्त उन्नत ना हों। क्या हम सच में अकेले हैं? ऐसे प्रश्न बार बार उठते हैं। क्या हम वास्तव में आकाशगंगा या ब्रह्मांड में अकेले हैं? भले ही यह खाली और मृत प्रतीत होता है, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि हम ब्रह्मांड में एकमात्र मौजूदा बुद्धिमान प्राणी हैं। हालांकि हमारे पास अब तक के सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि वास्तव में ऐसा ही हो सकता है। इस पर विचार करें। यहाँ अर्थ पर हम अभी भी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि इस ग्रह पर बहुकोशिकीय जीवन कैसे शुरू हुआ। यह कैसे एक छोटी कोशिका से बड़े जटिल जीवों तक जाने में सक्षम था। इतना ही नहीं, हम यह भी सुनिश्चित नहीं है कि यहाँ जीवन की शुरुआत कैसे हुई या पानी कैसे अस्तित्व में आया। ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं है। इसलिए हो सकता है कि हमारा ग्रह पृथ्वी ही एकमात्र ब्रह्मांडीय इकाई है जिसने स्मार्ट प्रजातियों को विकसित होने दिया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पृथ्वी ग्रह अद्वितीय और आकर्षक है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह या ब्रह्मांडीय इकाई है जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें जीवन है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हमारी दी हुई जानकारी आपको सही लगी हो या पसंद आई हो तो हमारे चैनल यूनिवर्सल फैक्ट डिटेक्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।